बर्फ से ढकी घाटी में सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। यति जनजाति की गुफा के बाहर कालू जनजाति का सरदार खड़ा था। उसकी दाढ़ी पर बर्फ जमी हुई थी और वह अपनी जनजाति के लोगों को इकट्ठा कर रहा था। सबके चेहरे पर ठंड की वजह से लाली थी, लेकिन उनकी आंखों में जीवित रहने की जिद थी। कालू ने गहरी आवाज में कहा, सुनो मेरे भाइयों और बहनों, हमारी पुरानी गुफा अब कमजोर हो गई है। बर्फ की दरारें बढ़ रही है। आज हमें नई जगह की तलाश करनी होगी। रामा कालू का जवान बेटा था, आगे आया। उसके कंधे पर फर की थैली लटकी हुई थी। उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, लेकिन नई जगह कहाँ? क्या हम नीचे घाटी में जाएंगे जहाँ जंगली जानवर ज्यादा हैं? कालू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ रामा, लेकिन सतर्क रहना। बर्फ हमारी दोस्त है, लेकिन अगर हमने गलती की तो वो दुश्मन बन जाएगी। नामी, तुम बच्चों को तैयार करो। नामी जनजाति की बूढ़ी चिकित्सक थी। गुफा से बाहर आई। उसके हाथ में जड़ी बूटियों की थैली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सरदार, बच्चे तैयार हैं। मैंने उन्हें बताया है कि देवता हमारी रक्षा करेंगे अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। औरतें और बच्चे सामान पैक करने लगे। एक बच्चा रोने लगा तो उसकी माँ ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, हम नई गुफा में ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। पूरी जनजाति चल पड़ी, बर्फ पर पैरों के निशान छोड़ते हुए। रास्ते में हवा की सर्दी सबको काट रही थी, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। जनजाति बर्फीले जंगल में पहुंच गई थी, जहां पेड़ों की शाखाएं बर्फ से लदी हुई थी। पुरुष शिकार की तैयारी करने लगे। कालू ने अपने भाले को तेज करते हुए रामा से कहा, रामा, आज तुम मेरे साथ आओ, सीखो कैसे हिम तेंदुओं का शिकार किया जाता है। उसकी फर हमें गर्म रखेगी। रामा ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर भालू आ गया तो? कालू हंसा और बोला, भालू से डरना नहीं, उसकी आवाज सुनकर ही पता चल जाता है, चलो। वे जंगल में घुसे। अचानक दूर से भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई दी। रामा रुक गया और धीरे से कहा, पिताजी, वो भेड़िए हैं, क्या हम भागें? कालू ने शांत रहते हुए जवाब दिया, नहीं रामा, हम छिपेंगे, देखो वो हमारे शिकार पर नजर रख रहे हैं। वे एक पेड़ के पीछे छिप गए। भेड़िए पास आए, लेकिन कालू ने एक पत्थर फेंका जो दूर जाकर गिरा। भेड़िए उस तरफ भाग गए। रामा ने राहत की सांस ली और कहा, वाह पिताजी, आपकी चालाकी ने आज हमें बचा लिया। गुफा में नामी औरतों से बात कर रही थी। एक औरत ने पूछा, नामी दीदी, अगर शिकार नहीं मिला तो क्या खाएंगे? नामी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, बर्फ के नीचे जड़ें हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे खोदनी है। शाम को सब आग के पास बैठे और कालू ने कहानी सुनाई। एक बार हमारे पूर्वजों ने देवता को गुस्सा दिलाया था तो तूफान आया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी और देवता ने उन्हें बचा लिया। रात का समय था। चांद की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। जनजाति गुफा में सो रही थी, लेकिन अचानक दूर से मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रामा जाग गया और कालू को हिलाते हुए कहा, पिताजी सुनिए, ये क्या आवाज है? जंगली जानवर तो ऐसा शोर नहीं करते। कालू उठा और बाहर झांका। उसने गंभीर होकर जवाब दिया, ये आवाजें अजीब हैं, शायद कोई नया खतरा। सबको जगाओ, लेकिन शांत रहना। नामी भी जग गई और बोली, सरदार, ये बाहरी दुनिया के लोग हो सकते हैं,
मैंने पुरानी कहानियों में सुना है वे धातु से राक्षस लाते हैं। अगली सुबह रामा चुपके से घाटी के किनारे गया। उसने नीचे देखा ट्रक, मशीनें और लोग, लेकिन उसका पैर फिसल गया और पत्थर गिर गया। विक्रम भारी लोगों का नेता था। उसने आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसने अपने साथी से कहा, देखो वहाँ कोई है, शायद स्थानीय आदिवासी। उसे पकड़ो, लेकिन सावधानी से। रामा भागा, लेकिन पैर में चोट लग गई। वह चीखा, पिताजी मदद! कालू दौड़ा आया और अपने भाले से विक्रम के लोगों को डराया। विक्रम ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, रुको, हम दुश्मन नहीं हैं। मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन भाषा अलग थी। तो इशारों से बात हुई। जनजाति वापस गुफा में लौटी और कालू ने कहा, ये लोग खतरा है, हमें सतर्क रहना होगा। रात को तूफान आया। हवा तेज थी, बर्फ उड़ रही थी। भारी लोगों का शिविर तबाह हो रहा था। विक्रम ने अपने साथी से चिल्लाते हुए कहा, सब छिपे, ये तूफान भयानक है, हमारी मशीनें दब जाएंगी। जनजाति की गुफा में नामी ने कहा, देखो देवता का गुस्सा, ये बाहरी लोग हमारी भूमि को छू रहे हैं। कालू ने सोचा और बोला, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो देवता हमें भी सजा देंगे। दया दिखाओ, रामा मेरे साथ आओ। वे तूफान में निकले और विक्रम को पकड़ा। कालू ने इशारे से कहा, आओ हमारी गुफा में। विक्रम हैरान था, लेकिन साथ चला। गुफा में नामी ने विक्रम के घावों पर दवाई लगाई। विक्रम ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम लोग दयालु हो। मैं विक्रम हूँ, हम खनिज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब समझ आया कि ये जगह पवित्र है। रामा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी दुनिया कैसी है? क्या वहाँ बर्फ नहीं है? विक्रम ने इशारों और सरल शब्दों से जवाब दिया, नहीं, वहाँ शहर हैं, कारें हैं, लेकिन तुम्हारी तरह प्रकृति से जुड़े लोग नहीं। लेकिन गोरू, एक योद्धा, गुस्से में बोला, ये धोखेबाज हैं, इन्हें बाहर निकालो। रात के अंधेरे में गोरू ने कुछ योद्धाओं से कहा, कालू गलत कर रहा है, ये बाहरी लोग हमारी भूमि लूटेंगे, हमला करो। वे शिविर पर हमला करने निकले। गोरू ने भाला फेंका और विक्रम की टीम ने बंदूकें निकाली। विक्रम चिल्लाया, रुको, हम शांति चाहते हैं। कालू दौड़ा आया और बोला, गौरव रुक जा, ये हमारा तरीका नहीं है। लेकिन युद्ध शुरू हो गया था। खून बर्फ पर गिरा। नामी ने प्रार्थना की, देवता हमें बचा लो। अचानक पहाड़ हिला। हिमस्खलन शुरू हुआ। बर्फ की लहरें आई। रामा ने विक्रम को पीठ पर उठाया और बोला, चलो दोस्त भागो। गोरू दब गया। सब भागे और एक प्राचीन गुफा में छिपे। वहां नामी ने अनुष्ठान किया, देवता शांत हो जाओ, हमने गलती की है। तूफान थमा। विक्रम ने कालू से कहा, यह हमारी गलती है, मैं वादा करता हूँ खनन रोक दूंगा। सुबह हुई। घाटी शांत थी। जनजाति ने मृतकों को दफनाया। कालू ने विक्रम से कहा, तुम जाओ, लेकिन वादा निभाओ, हमारी भूमि बचाओ। हाँ सरदार, मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये जगह सुरक्षित रहे। धन्यवाद। रामा ने विक्रम से गले लगते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो, वापस आना। विक्रम लौट गया, लेकिन जनजाति मजबूत हुई। नामी ने बच्चों से कहा, देखो बाहरी दुनिया से सीखो, लेकिन अपनी जड़ें कभी मत भूलो। रामा सरदार बन गया और उसकी कहानियां अब दोनों दुनिया की थी। जनजाति ने नई शुरुआत की, प्रकृति के साथ मिलजुल के रहने लगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। खोई हुई कहानी। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। बाय बाय।